बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इन जो दिए गए पार्ट्स हैं इनमें से हमने ये जो मैट्रिक्स दी हुई हैं ये बताना है कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, मींस रोज इक्वल टू कॉलम। और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं, मींस रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल लें, एक मैट्रिक्स है ए 2 4 -1 एंड 5। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आप इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखें तो वो आपस में सेम आएंगी। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो रो इसमें आ गई 2 और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और कॉलम भी इसमें आ गया 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसकी एग्जांपल लें, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स बी है 1 5 -1 2 6 एंड 8। अब इसमें आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम को काउंट करें, नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं आएंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो इसमें 2 है जबकि कॉलम इसमें 1 2 एंड 3, कॉलम इसमें 3 है। तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, a इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले हम इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम को काउंट करते हैं। इसमें रोज कितनी है 1 एंड 2, रोज इसमें 2 है। अब कॉलम काउंट करें, कॉलम इसमें कितने 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, ऑर्डर इसका सेम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 2, बी एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 6 3 -1 1 5 एंड 2। अब इसमें भी रोज और कॉलम को काउंट करें तो रोज इसमें कितनी है, हॉरिजॉन्टल में जो है वो फर्स्ट रो सेकंड रो, रोज इसमें 2 है। अब कॉलम में देखें, कॉलम इसमें कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और कॉलम इसमें 3 है। तो ऑर्डर इसका सेम नहीं है जो कि 2/3 है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, ये सी है, सी एक मैट्रिक्स दी हुई है। पार्ट नंबर 3 है, सी एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब इसकी भी आप रोज और कॉलम काउंट करें। इसी तरह ये जो जितने भी पार्ट हैं आपने रोज और कॉलम को काउंट करना है। अगर इनका ऑर्डर सेम आया, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल आए, तो आप कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना आए तो आप कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें, पहले रोज को काउंट करें, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो रो इसमें 3 है। अब कॉलम को काउंट करें, कॉलम इसमें कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो कॉलम भी इसमें 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है, मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह अब इसके चौथा पार्ट जो है उसको भी देख लें। इसमें एक ही एंट्री दी हुई है, बी एक मैट्रिक्स है इक्वल टू -5। अब इसमें आप रोज काउंट करें, क्योंकि ये एक ही एंट्री है, ये रो इसमें एक ही है, रो इक्वल टू 1, और कॉलम भी इसमें एक ही है और कॉलम भी इसमें 1 आ गया।
आर्डर इसका अगर आप देखें, आर्डर इक्वल टू 1 क्रॉस 1, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका वी पार्ट देखें, वी पार्ट जो है वो ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि -3 एंड 4 है। अब इसमें अगर आप रोज काउंट करें तो रो इसमें एक ही है, रो इक्वल टू 1, जबकि कॉलम अगर काउंट करें, कॉलम इसमें 1 एंड 2, कॉलम इसमें 2 है। तो इसका आर्डर जो है वो 1 क्रॉस 2 है, मतलब रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका वी आई। इसमें अगर आप देखें, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि -1 एंड 7 है। अब ये भी आप, इसका भी आप रोज फाइंड करें। पहले रो कितनी है इसमें, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो रोज की तादाद इसमें 2 है, जबकि कॉलम अगर काउंट करें, कॉलम इसमें एक ही है, कॉलम इसमें एक है। तो आर्डर इसका जो है वो m क्रॉस n से फाइंड करते होते हैं। m जो है वो रोज को बताता है और n कॉलम को बताता है, m क्रॉस n, जबकि m इसमें 2 है, क्रॉस कॉलम में जो n है वो 1 है। तो इसका भी आर्डर सेम नहीं आया है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट खत्म होते हैं। अब आगे जो है वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब ये पार्ट सॉल्व करने से पहले हमें ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपने उसमें नंबर ऑफ रोज को देखना पड़ेगा और नंबर ऑफ कॉलम को देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, m क्रॉस n। m जो है वो रोज को बताता है और n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 2 -5 6 एंड 8। अब इसका अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें रोज काउंट करें, ऑर्डर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, रो इसमें 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर जो है वो रोज की तादाद 2 है, और कॉलम काउंट करें 1 एंड 2, कॉलम इसमें 2 है। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/2। तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करते हुए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, आइए ये सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है, एक मैट्रिक्स दी हुई है a इक्वल टू 1 2 -1 1 2 -1 3 4 एंड 2। अब इसका ऑर्डर अगर आपने फाइंड करना है तो आप ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n, इसका ऑर्डर आ जाएगा m, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 एंड 2, रोज इसमें 2 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3, कॉलम इसमें 3 है, तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का आ जाएगा 2 क्रॉस 3। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स जो है वो -4 है। अब इसका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप ऑर्डर इसका फाइंड कर सकते हैं m क्रॉस n से। m नंबर ऑफ रोज इसमें एक है और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें एक ही है, तो ऑर्डर इसका आ जाएगा 1/1। तीसरा पार्ट है, c इक्वल टू 2 3 -1 एंड 1 2 5। अब इसका भी अगर आप ऑर्डर फाइंड करें तो ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n, m रिप्रेजेंट करते हैं रोज को और n रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो रो की तादाद इसमें 2 है, क्रॉस अब कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और कॉलम की तादाद इसमें 3 है, तो ऑर्डर जो है वो इसका 2/3 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर IV है,
पार्ट 4 एफ इक्वल टू एफ एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 3 2 4 -1 इसका भी ऑर्डर आप फाइंड करें 4 -1 इसका ऑर्डर आप फाइंड करें तो इसका ऑर्डर आ जाएगा m क्रॉस n तो रोज काउंट करें फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो तो 3 क्रॉस अब कॉलम फाइंड करें फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम 3 क्रॉस 2 इसी तरह पार्ट नंबर 5 e इक्वल टू 3 2 अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर आ जाएगा एक ही रो है 1 क्रॉस कॉलम की तादाद इसमें 2 है 1 क्रॉस 2 अब इसके मजीद जो पार्ट्स हैं वो लास्ट पार्ट है वी आई डी एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 1 2 3 6 5 9 0 0 0 इसका ऑर्डर फाइंड करें तो ऑर्डर का फार्मूला m क्रॉस n है अब m इसमें रोज कितनी है फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो तो रो की तादाद इसमें 3 है क्रॉस कॉलम इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम कॉलम इसमें 3 है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट खत्म होता है तो इस तरह हम ऑर्डर फाइंड करते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट a12 फाइंड करना है a23 फाइंड करना है a32 फाइंड करना है a43 a13 एंड a33 इसमें ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करते हैं रो को और 2 रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को तो अब ये कैसे फाइंड करना है इसके लिए आपने ये जो मैट्रिक्स है इसको कंपेयर करने जनरल मैट्रिक्स के साथ तो लिखते हैं मैट्रिक्स पहले 3 2 -4 -2 5 एंड 0 2 1 एंड 5 -3 4 एंड 6 इसको आपने कंपेयर करना है जनरल मैट्रिक्स के साथ a11 a12 a13 इसी तरह a21 a22 एंड a23 a31 a32 एंड a33 इस तरह a41 a42 एंड a43 इसमें ये जो 1 1 है ये जो 1 1 है ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट रो 1 रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट रो को और ये 1 रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट कॉलम को इसी तरह फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ये चलते चलते यहाँ तक a43 फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम अब कंपेयर करें कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं a12 की वैल्यू निकालनी है 12 यहाँ पे है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जो एंट्री आती है वो आती है ये 2 इसका मतलब a12 इक्वल टू 2 इसी तरह अब फाइंड करना है a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्री आती है 0 तो a23 इक्वल टू 0 इसी तरह अब a32 निकालना है तो a32 यहाँ पे है मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम तो ये एंट्री आती है 1 तो a32 इक्वल टू 1 इसी तरह a43 निकालना है 43 यहाँ पे है चौथी रो और तीसरा कॉलम और एंट्री जो है वो 6 है a43 इक्वल टू 6 इसी तरह a13 है तो a13 के लिए 13 यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और एंट्री आती है -4 अब इसी तरह a33 है a33 के लिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम और एंट्री आती है 5 इस तरह से हम कंपेयर करके ये जो a11 और a23 ये जो वैल्यूज हैं ये जो एलिमेंट है इनको हम निकाल सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल इनमें से कौन सी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है यहाँ आपको ए बी सी एंड डी मैट्रिक्स दी हुई है तो दो मैट्रिक्स आपस में उस टाइम इक्वल होती हैं जब उनके
ऑर्डर सेम हो, एक मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम में, दूसरी मैट्रिक्स में भी उतनी रोज और कॉलम हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आमने सामने वाली एंट्रीज आपस में सेम होनी चाहिए। तो अब एक इसको सॉल्व करने के लिए आप कंपेयर करें, एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 1 एंड 3 है। अब इसको आप देखें बी में, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखें, बी मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 4 एंड 3 है। अब ऑर्डर तो इनका सेम है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, ए और बी का ऑर्डर तो सेम है। अब एंट्री कंपेयर करें ये कि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है कि नहीं। तो पहली एंट्री सेम है, दूसरी भी सेम है, लेकिन तीसरी एंट्री यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ए को कंपेयर करें सी के साथ। अब अगर आप ए को सी के साथ कंपेयर करें तो ए मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 1, 3 है, और सी मैट्रिक्स जो है वो 1 + 1, 3 + 2, 4 एंड 2 + 1। अब इसको कंपेयर करें, ऑर्डर ए और बी का ऑर्डर सेम है। अब आप दूसरी कंडीशन देखें, यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है कि नहीं। तो इसकी पहली एंट्री 2 है और इसकी 1 + 1 है, क्या ये सेम है? ऑब्वियसली सेम है, 1 + 1 जो है वो 2 ही होता है। तो पहली एंट्री सेम है, दूसरी एंट्री यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 3 + 2 5 है। तीसरी एंट्री यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तीसरी एंट्री जो है वो सेम नहीं है। तो मतलब ये कि ए इज नॉट इक्वल टू सी। अब ए बी के इक्वल भी नहीं है और सी के इक्वल भी नहीं है। अब जो लास्ट रहते डी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 1 एंड 3 है। इसको आप डी के साथ कंपेयर करें, डी मैट्रिक्स जो है वो 2, 4 + 1, 1 एंड 3 है। अब ए और डी में रोज और कॉलम आपस में सेम है। कंपेयर करें इनकी एंट्रीज को, यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 4 + 1 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे एंट्री 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब ए और डी ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है और दूसरी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है वो सेम है। तो ए इक्वल टू डी, ए मैट्रिक्स इक्वल टू डी है। अब आप जो दूसरी मैट्रिक्स रहती हैं बी और सी, उसको भी कंपेयर करके देखें। बी मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 4 एंड 3 है, और डी मैट्रिक्स जो है वो 2, 4 + 1, 1 एंड 3 है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आप एलिमेंट इन दोनों की एंट्रीज चेक करें, एंट्री भी सेम है कि नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब बी डी के इक्वल नहीं है। अब आप बी को इस सी के साथ कंपेयर करके देखें बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स जो है वो 2, 5, 4 एंड 3 है। इसको सी के साथ कंपेयर करें तो सी के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हैं 1 + 1, 3 + 2, 4 एंड 2 + 1। अब इसमें ऑर्डर सेम है, दूसरे अब एंट्री को चेक करें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है सी के। सो ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू सी। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये इक्वल है मैट्रिक्स डी के, और ये मैट्रिक्स बी है ये इक्वल है मैट्रिक्स सी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 5. Let A equal to this matrix and B equal to this matrix. For what values of U, V and W, R and B are equal? अच्छा, हमें ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में अगर U, V और W की कौन सी वैल्यू हो कि A और B आपस में इक्वल हो जाएं। अगर तो दो मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो ए जो मैट्रिक्स है वो 2, -3, U एंड 0 है, और बी जो है वो इसके इक्वल है। बी जो है वो V, -3, 5 एंड W।
अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो v जो है इसके करस्पॉन्डिंग 2 है, तो v इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, एंड -3 इक्वल टू -3 एंड u इक्वल टू 5, u इक्वल टू 5 इक्वेशन 2, एंड 0 इक्वल टू w, या फिर w इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। तो v की वैल्यू 2, u की वैल्यू अगर 5 और w की वैल्यू अगर 0 होगी तब ये दो जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। नंबर 6 है, इफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू another matrix, find value of a b c and x y z। अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो a b c x y एंड z इनकी वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी आमने सामने वाली एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब x प्लस 3 जो है वो 0 के इक्वल होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। z प्लस 4 इक्वल टू 6, z प्लस 4 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह 3y माइनस 2 इक्वल टू 2y माइनस 7, 3y माइनस 2 इक्वल टू 2y माइनस 7, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह -6 इक्वल टू -6, a माइनस 1 इक्वल टू -3, a माइनस 1 इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 4। 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। एंड b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो 6 इक्वेशंस हैं इनसे हम a b c x y एंड z इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले उस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे जिसमें सिर्फ a की वेरिएबल हो। इक्वेशन 1 में a की वेरिएबल है, इसके साथ +3 है। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +3 को ख़त्म करना पड़ेगा। +3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप -3 लेंगे। तो अगर यहाँ पे -3 लिया, क्योंकि +3 -3 से ख़त्म होगा, और इक्वेशन की दूसरी साइड भी -3 ऐड कर देंगे। +3 और -3 आपस में कैंसिल, x इक्वल टू -3, ये x की वैल्यू मिल गई। अब z की वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह 4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे -4 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 -4 इक्वेशन के उस साइड पे भी आ जाएगा। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2, तो ये z की वैल्यू भी मिल गई। अब इससे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब दोनों साइड पे y और कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को एक साइड पे लेके आएंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे लेके आएंगे। 3y इस 2y को इस साइड पे ले आएंगे, +2 है, यहाँ पे आके -2y हो जाएगा, और यहाँ पे -7 है, ये यहाँ पे -2 है, ये इक्वल टू के जब उस साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3y - 2y, 3 में से 2 निकाले 1 रहता है, और y साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लेंगे, प्लस -7 + 2 -5, ये y की वैल्यू भी मिल गई -5। अब a की वैल्यू निकालें, a -1 + 1 इक्वल टू -3 + 1, दोनों साइड पे +1 किया है, ऐड किया है, -1 और +1 कैंसिल, a इक्वल टू -3 + 1, दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 2c + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी +2 है, +2 खत्म होगा -2 से, दोनों साइड पे -2 लेंगे, ये +2 और -2 कैंसिल, 2c इक्वल टू -2। अब 2 को भी ख़त्म करने, क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड के साथ ख़त्म होगा। यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 1, c इक्वल टू -1, तो ये c की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू निकालें, तो इस 2b को इस साइड पे ले आएँ, b - 2b इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, +3। अब b - 2b, तो यहाँ पे 1 है, और 1 - 2 1 ही होता है, b आएगा लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, 4 + 3 7। अब b चाहिए तो -b है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, जब इस साइड को मल्टीप्लाई किया -1 से,
-1 से जब मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे b आ जाएगा और इस साइड पे -7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो जो वैल्यूज़ हैं वो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -1 ये वाली, और d जो है वो d इक्वल टू d नहीं है, x y एंड z है। x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -5 एंड z इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन नंबर 6 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, solve equation for a b c and d if this equation equal to this equation। अब अगर हमें a b और c d इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो इक्वेशन आपस में बराबर हैं। जब दो इक्वेशंस आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाली एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह b प्लस 2c इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह 2c प्लस d इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 3 एंड 2a माइनस d इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। अब हम किसी सिंगल वेरिएबल, अगर किसी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल हो उससे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। तो हम ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो है वो ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो इक्वेशन 1 जो है वो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये बन जाएगी 2a प्लस 2b इक्वल टू की साइड भी -2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 से इक्वेशन जो 4 है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 5। तो इक्वेशन 5 जो है वो ये 2a प्लस 2b इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 4 ये 2a माइनस d इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज कर दें। यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस और यहाँ पे प्लस है माइनस। तो ये a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b प्लस d इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन 6 से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 6। अगर इक्वेशन 6 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 6 यहाँ पे लिख लें 2b प्लस d इक्वल टू -2 और इक्वेशन नंबर 3 2c प्लस d इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन जो है वो चेंज कर दें। माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं होते, ये इस तरह लिखेंगे 2b माइनस 2c, ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू -2 माइनस 8, ये आ जाएगा -10। इसको इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं। अब इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 जो थी वो 2b माइनस 2c इक्वल टू -10 थी और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो b प्लस 2c इक्वल टू 4 है। अब ऐसा करने से हमें b जो सिंगल वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, इन्हें अब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही ऑपोजिट साइन के साथ आ रही। तो ये -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, 2b और प्लस b ये हो जाएगा 3b इक्वल टू -10 प्लस 4। दोनों के साथ जो है वो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 में से 4 निकाले 6, लेकिन साइन जो वो बड़ी वैल्यू करेगा -6। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे 3 को
डिवाइड कर दें, इस साइड भी 3 से डिवाइड कर दें, 3 और 3 कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब b इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब ये सिंगल वैल्यू जो है वो b की फाइंड होगी है। अब क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप इस b की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट करके दूसरे जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन में b की जगह वैल्यू पुट करें, पुट b इक्वल टू -2 इन 1, तो आपको वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, a -2 इक्वल टू -1। जब b की जगह आपने -2 पुट कर दी, यहाँ पे माइनस है, इसको डायरेक्ट आप उस साइड पे ले जाएं या फिर दोनों साइड पे आप +2 भी कर सकते हैं। तो a इक्वल टू -1 +2, यहाँ पे माइनस साइन है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू -1 +2 1। अब a की वैल्यू भी मिल गई है और b की। अब ये दो इनमें से कोई भी वैल्यू बाकी जो इक्वेशन है उनमें पुट करके, अगर मैं इक्वेशन 2 में b की जगह वैल्यू पुट करूं तो c की वैल्यू मिल सकती है। पुटिंग b इक्वल टू -2 इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जब b की जगह आपने -2 पुट किया तो ये हो जाएगा -2 + 2c इक्वल टू 4। अब ये -2 को साइड पे लेके जाएं तो ये +2 हो जाएगा, 4 + 2, 2c इक्वल टू 4 + 2 6। अब दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 को भी खत्म करने, c की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c रहेगा और 2 1 इज 2 एंड 2 3 इज 6, तो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब c की वैल्यू भी मिल गई है। अब आप c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू पुट करें तो d की वैल्यू मिल जाएगी। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन 3 में c की वैल्यू पुट किया आपने, 2 और c की जगह आपने 3 पुट किया, प्लस d इक्वल टू 8, 3 2 इज 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस d इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, इसे अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ साइन जो है वो प्लस है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। d इक्वल टू 8 - 6, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 8 - 6 जो है वो 2 है, तो ये d की वैल्यू भी मिल गई। अब जो बस यही जो 4 वैल्यूज थी वो हमने फाइंड करनी थी। सो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू, b की वैल्यू जो वो -2 आई है, एंड c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 2। तो यही जो 4 वैल्यूज थी वो हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ से यहाँ पे कोई एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ।